रास्ते में जंगल से गुजरते हुए एक जगह पर अल्पागो रुक जाता है और अपने बेटे बातूगा से कहता है कि मैदान जंग में 249 गोक सिपाही मारे गए। वो सिर्फ सिपाही नहीं थे जो अब सिर्फ याद बन चुके हैं। उनकी बीवियां बेवा हो चुकी हैं और उनके बेटे उनके लिए रो रहे हैं। और उनके बेटों का हक है कि वो अपने बाप के लिए रो सके, जिन्होंने मैदान जंग में मर्दों की तरह लड़ते हुए अपनी जान दी। लेकिन एक गोग के तैगिन को बिल्कुल ये हक नहीं कि वो अपनी गद्दार माँ के लिए रोए। और गोखान होने के नाते तुम्हें रोने की इजाजत नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम्हारी तकलीफ को समझ सकता हूँ कि जान जलती है। तुम भी मेरी तकलीफ को समझो। बातूगा कहता है कि जिसको तकलीफ होती है वो जान नहीं लिया करते, और मैं मरने तक आपसे कभी भी बात नहीं करूंगा। अल्पागो चिल्लाकर कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाया हूँ कि तुम खान को समझ सको, ना कि इसलिए कि तुम मेरे दुश्मन बन जाओ। फिर दाग कबीले को दिखाया जाता है, जहाँ चोलपान अपने बाप और अपनी बहन की आखिरी रसूमात अपने कबीले की रवायात के मुताबिक अदा कर रही होती है। और आकिस भी अपने बाप के पास बैठी होती है। वो खाक उठाकर ये दुआ करती है कि गोक तेंगरी, मेरे बाप को ताकत दो और उन्हें प्रवास पर ले जाओ। फिर कोनाता आकिस के पास आता है और उसे कहता है कि अब हमें तुम्हारे बाबा को लेकर जाना होगा। आकिस उससे पूछती है क्या वाकई ही हमारे सरदार एक गद्दार थे और चौलपान मीके भी एक गद्दार हैं। तो कोनाता कहता है कि मैं नहीं जानता कि ये गद्दार हैं या नहीं, लेकिन अल्पागो खान ये कह रहे हैं कि ये दोनों गद्दार हैं। फिर वो उससे पूछती है कि क्या मेरे पापा भी एक गद्दार थे, और कोनाता कहता है कि नहीं, तुम्हारे पापा गद्दार नहीं थे। वो एक मर्द सिपाही थे, दागबान लोगों में सबसे ज्यादा निडर। फिर आकिस पूछती है कि मेरे पापा क्यों मर गए, वो तो बेगुनाह थे। कोनाता उसे बताता है कि खान लोगों की तलवार इसी तरह सिपाहियों को मार देती है, कभी इंसाफ की वजह से और कभी गद्दारी की वजह से। दाग कबीला अपनी रसूमात के मुताबिक उन तीनों को दफना देता है। कुनाता कहता है कि गोग के आबा और दाग के आबा आपस में भाई थे, और अब इन भाइयों की नस्ल में आपस में दुश्मनी हो चुकी है और ये एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। लेकिन ऐसे हालात में हमें जमकर खड़े रहने की ज़रूरत है। तुर्कों को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है और अपने वतन को मजबूत बनाने के लिए हमें यकता होने की ज़रूरत है। फिर वो कहता है दो सर वाला भेड़िया आएगा जो तुर्कों को एक कर देगा, और आसमान का मालिक हमें ताकत देगा और हमारा सुनहरा दौर ज़रूर आएगा। फिर वो बार बार यही बात दोहराता है, और ये सुनकर चौलपान बहुत गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है कि बस अब बहुत हो चुका। दो सर वाला भेड़िया क्या, अगर यहाँ के सारे भेड़िए भी इकट्ठे हो जाएं और सारे तुर्क भी मुत्तहिद हो जाएं, तब भी गोक और दा को कोई एक नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ये होने नहीं दूंगी। फिर वो आसमान की तरफ अपना हाथ उठाकर कहती है कि आसमान के मालिक ने मुझे संदूक दिया है और अब मैं चौलपान मीके नहीं, चौलपान खान हूँ। वो आसमान के मालिक की कसम खाते हुए कहती है कि अल्पागो खान ने जो आग लगाई है मैं इसको बुझने नहीं दूंगी, और इस दिन को हमेशा याद रखूंगी और इसे अपनी रूह और अपने दिमाग में पेवस्त रखूंगी। अब हम अपने लिए नया वतन तलाश करेंगे, और जगह के बदल जाने से रवायात नहीं बदला करती। गोग जब तक दाग के सामने अपने घुटने नहीं टेकेंगे, उस वक्त तक मेरी रूह इस जिस्म से परवास नहीं करेगी। फिर वो ये कसम खाती है और उसके साथ उसका पूरा कबीला इस कसम में शामिल हो जाता है। कोनाता, जो कि इस फैसले से नाखुश होता है, आकिस उसके पास आती है और उसे कहती है कि अगर आपको दो सर वाला भेड़िया दिखे तो उसे कहना कि मैं किसी भी खान की तलवार नहीं बनूंगी, बल्कि मैं दो सर वाले भेड़िए का पंजा बनूंगी। और दाग कबीला अपने लिए नया वतन ढूंढने के लिए अल्पागो की सरजमीन से रवाना हो जाता है। दूसरी जानिब अल्पागो को दिखाया जाता है, जो बातूगा के हमरा अपने महल पहुंच जाता है। और महल पहुंचने के बाद वो अपने भाई बालामीर से कहता है कि बालामीर मेरे भाई, महल में जितने भी दाग लोग मौजूद हैं उन सब के सर कलम करवा दो। ये सुनने के बाद बातूगा बहुत परेशान हो जाता है और फिर अल्पागो अपने दरबार की तरफ चल देता है और बातूगा से कहता है कि तुम अपने कमरे में जाओ। जब वो अपने दरबार की तरफ जा रहा होता है, जहाँ एजे खातून मौजूद होती है, वो सब लोगों को कह रही होती है कि मैंने पहले ही तुम लोगों से कहा था कि दाग की बेटी कभी भी गोग घर की बहू नहीं बन सकती, क्योंकि दाग गोग के सबसे बड़े दुश्मन है।
लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक ना सुनी, बल्कि ये कहा कि मैं कुमा खातून से जलती हूँ और हमेशा जंग के बाद सुलह आती है और अमन आता है। तो फिर क्या हुआ? इतने में अल्पागो दरबार में दाखिल होता है और एजे खातून से कहता है कि कुमा खातून मर गई है। ये सुनकर एजे खातून बहुत हैरान रह जाती है। वहां पर काया और तैमूर भी मौजूद होते हैं जो कि अल्पागो के बेटे हैं। अल्पागो जाकर तख्त पर बैठ जाता है। तैमूर उससे पूछता है कि बतूआ कैसा है। अल्पागो उसे बताता है कि वो आखिरी सांस तक मुझसे बात नहीं करेगा। तैमूर अल्पागो से कहता है कि उसकी माँ मर गई है और वो बहुत तकलीफ में है। अल्पागो तैमूर और काया को समझाने के लिए अपने तख्त के पीछे लिखे कानूनों की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि 9 मुकद्दस कानूनों में से 5वां कानून कौन सा है कि नस्ल के साथ जो गद्दारी करेगा वो दरअसल नस्ल को मारता है और रिवायत यही कहती है कि हमें उसे मानना होगा। एजे खातून अपने दोनों बेटों से कहती है कि गौर से सुन लो, तुम दोनों में से एक दिन कोई एक गो खान बनेगा और तुम लोगों को ये बात अच्छे से जाननी है। और फिर वो दानिश अता से कहती है कि मैं ठीक कह रही हूँ ना, और दानिश अता कहता है कि जी, एजे खातून बिल्कुल ठीक कह रही हैं। फिर वो अल्पागो से मुखातिब होकर कहता है कि रवायात की पासदारी करने वाले को हमेशा माना जाता है और जो रवायात की पासदारी नहीं करता उसको सिर्फ बर्दाश्त किया जाता है। इतने में बलामीर और वारगी बे दरबार में दाखिल होते हैं। अल्पागो बलामीर से पूछता है कि क्या मेरा हुक्म पूरा कर दिया गया है। बालामीर उसे कहता है कि जी सरदार खान, आपका हुक्म पूरा कर दिया गया है। महल में जितने भी दाग लोग मौजूद थे उन सबको मार दिया गया है। वारगी भी अल्पागो से कहता है कि अब हम आपसे जो बात करने जा रहे हैं उसके लिए हमें आपकी इजाज़त की ज़रूरत है। अल्पागो कहता है कि तुम्हें जो भी बात करनी है खुलकर कहो। वारगी भी कहता है कि आपके हुक्म के मुताबिक तमाम दाग लोग मारे जा चुके हैं सिवाय एक के, और वो है बतूगा, और उसे मारने के लिए हमें आपकी इजाज़त की ज़रूरत है। संदूक में ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और उन दोनों से कहता है कि बतूगा हमारे सरदार का बेटा है। फिर वो अल्पागो से मुखातिब होकर कहता है कि आप हमारे सरदार हैं, आपका जो भी हुक्म होगा हमें कबूल होगा, लेकिन बतूगा आपका बेटा है और उसके अंदर गोग का खून है। एजे खातून ये सुनकर कहती है कि उसको दूध पिलाने वाली माँ दाग कबीले की है। दानिश अता कहता है कि अगर हम खुद को तसल्ली देने के लिए ये कह भी दें कि उसके अंदर गोग का खून है, लेकिन हम इस बात को फरामोश नहीं कर सकते कि उसकी माँ दाग कबीले की है। सल्तूक बे कहता है कि ऐसे मत करो दानिश अता, अगर देखा जाए तो एजे खातून भी रूस की शहजादी है और तैमूर और काया उसके बेटे हैं, लेकिन ऐसी बातों को बुनियाद बनाकर हम बातूगा को सजा नहीं दे सकते, ना ही उस पर कोई इल्ज़ाम लगा सकते हैं। एजे खातून ये सुनकर गुस्से में आ जाती है और सल्तूक से कहती है कि सोच समझ कर बात करो। मेरे बेटों की माँ कोई गद्दार नहीं है। मैं तो गो खान के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। मैं कुमा खातून की तरह गद्दारी नहीं करूँगी। सल्तूक पे ये सुनने के बाद एजे खातून से कहता है कि कुमा खातून और उसके बाप को गद्दारी की सज़ा दी जा चुकी है और बतूआ भी बहुत छोटा है, वो तो बदला लेने के लायक भी नहीं है। दानिश अता कहता है कि वो आज छोटा है लेकिन कल को बड़ा ज़रूर होगा। वाकी भी कहता है कि दाग और गो की कभी भी एक औलाद नहीं हो सकती। कल को उसके पास हुकूमत के सभी राज होंगे और ऐन मुमकिन है कि वो भी अपनी माँ की तरह हमारे राज फाश कर दे। एजे खातून कहती है कि हम पहले ही इस महल में एक दुश्मन को पाल चुके हैं। वो दाग है जिसने एक माजूर बेटा पैदा किया, और अब हम एक और दुश्मन को पाल पोस कर बड़ा नहीं कर सकते। दानिश अता कहता है कि एजे खातून बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि कल को बातूगा हमसे ज़रूर अपनी माँ का बदला लेना चाहेगा। तैमूर कहता है कि बातूगा कैसे बदला ले सकता है जबकि उसका एक हाथ और पांव सलामत नहीं है। बलामीर ये सुनकर कहता है कि बदला लेने के लिए हाथ और पांव की ज़रूरत नहीं होती, अकल की ज़रूरत होती है। दानिश अता कहता है कि कल को उसकी अकल को ख़ानदान का खात्मा करने के लिए काफ़ी होगी, और ये भी मुमकिन है कि अगर बातूगा जिंदा रहा तो वो कल को तख्त के लिए भी कोशिश कर सकता है। अल्पागो ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और कहता है बस बहुत हुआ, बातूगा मेरा बेटा है। दानिश अता उसे कहता है कि बतूगा तुम्हारा बेटा ज़रूर है, लेकिन तुम सिर्फ उसके बाप नहीं हो अल्पागो,
या तो तुम्हारा बेटा जिंदा रहेगा या फिर रियासत। अल्पागो के लिए फैसला करना इंतहाई तकलीफ दे होता है। बिलाखिर वो कहता है कि जल्लाद को लेकर आओ। बातूआ जो अपने कमरे में बहुत डरा सहमा लेटा होता है, दानिश अता दो सिपाही लेकर वहां पहुंच जाता है और उसे लेकर दरबार की तरफ आता है। दरबार में पहुंचकर वो सबकी तरफ देखता है और उसकी नज़र जल्लाद पर पड़ जाती है और वो और भी डर जाता है। फिर वो अपने बाप की तरफ देखता है जिसके पास एक कमान होती है। अल्पागो बातूगा से कहता है कि महल में मौजूद सभी दाग लोग मारे जा चुके हैं सिवाय एक दाग के, और वो तुम हो। फिर अल्पागो वो कमान जल्लाद को दे देता है और बातूगा बहुत बेबसी से अपने बाप की तरफ देखता है कि अब मैं यकीनन मरने वाला हूँ। जैसे ही जल्लाद कमान से उसका गला दबाने की कोशिश करता है, बातूगा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। तैमूर बातूगा के पास आ जाता है और अल्पागो भी उसे उठाने की कोशिश करता है। आखिर जो कि एक पहाड़ पर खड़ी ये 15 साल पहले का वाकया याद कर रही होती है। वो कहती है कि उस दिन के बाद उसने बातूगा को कभी नहीं देखा और अपने कबीले के मुर्दों को दफनाने के बाद जब वो लोग अपने वतन से चले गए तो उसने ये भी सुना कि उसी दिन बातूगा की अकल भी उसके जिस्म से कूच कर गई। फिर वो कहती है कि उसने जो दुख देखे थे शायद उन्हें भुलाने के लिए उसकी अकल चली गई, लेकिन क्या वो मुझे भी भूल गया? उस दिन जो लड़की यतीम हुई क्या वो उसको भूल गया? क्या उसे याद नहीं कि उस दिन गो खान ने हम में से एक ही माँ को मार डाला और दूसरे के बाप को मार डाला? क्या वो सब भूल चुका है? अगर वो भूल भी चुका है तो मैं उसमें से कुछ भी नहीं भूली, और उन दो बदनसीब बच्चों का बदला मैं एक दिन गो खान से जरूर लूंगी। फिर आखिर घोड़े पर सवार दाग कबीले आती है। फिर दाग कबीले का मंजर दिखाया गया है जहां उसके दोस्त सिरमा और यमन अपनी शादी की बात कर रहे होते हैं। आकिस वहां आती है और यमन से कहती है कि क्या तुम्हें लड़की मिल गई है जो तीर फेंक कर घर बना रहे हो। कोनाता आकिस को बताता है कि यमन ने कहा है अगले हफ्ते वो उसे नसब में मात देगा और फिर तीर अंदाजी के मुकाबले में अव्वल आकर लड़की को जीत लेगा। आकिस मुस्कुराकर कोनाता से पूछती है कि आपने इसकी बात पर यकीन कर लिया। यमन कहता है कि जब मुकाबले में मैं लड़की को जीत जाऊंगा और अगले दिन हम शादी रखेंगे तो तुम देख लेना। ये सुनकर सिरमा कहती है कि ये मुमकिन नहीं है, हम शादी कैसे करेंगे, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। आकिस कहती है कि हम सिल्क रूट पर काफले की सफाई करेंगे और वहां से सब हासिल करेंगे। कोनाता कहता है कि ऐसा कुछ भी ना करना, क्योंकि पिछले हफ्ते तुम लोगों ने जो सफाई की थी, सिल्क रूट अब गोप लोगों से भरा हुआ है और वो तुम लोगों को पकड़ लेंगे। तुम लोग जहां हो वहीं रहो। फिर वो यमन से कहता है कि तुम तीर उस तरफ चलाओ जहां से सूरज निकलता है। तीर जहां गिरेगा वही तुम्हारा मुकद्दर होगा। ये सुनकर आकिस को याद आता है कि उसने भी एक ख्वाब देखा था जिसमें उसके बाबा ने उसे कहा है कि तीर चलाओ आकिस, ये जहां गिरेगा वही तुम्हारा मुकद्दर होगा। वो यही सोच रही होती है कि यमन उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। आकिस उनसे पूछती है कि चोलपान खान कहाँ है। सिरमा बताती है कि वो इस वक्त अपने खैमे में है और वो उसके खैमे की तरफ चल पड़ती है। चोलपान अपने खैमे में एक नक्शा लिए बैठी होती है और एक खातून उसे उसकी तफसील बता रही होती है। फिर चोलपान उससे पूछती है कि ये सब कौन है, और वो खातून उसे बताती है कि ये तोयो खान है और दूसरी तरफ सोग है। फिर चोलपान उसे पूछती है कि गो के इनके साथ हालात कैसे हैं। वो बताती है कि ये तिजारत करते हैं, टैक्स देते हैं और आपस में अमन से रहते हैं। फिर चोलपान नक्शे की तरफ इशारा करके एक और जगह के बारे में पूछती है। वो खातून उसे बताती है कि चीन के तांग खानदान ने गो खानदान को इसी जगह जाल में फंसाया था। कई सालों तक गो खानदान चीन से जंग करता रहा और बाद में चीनी खानदान ने अपनी बेटी की शादी गो खानदान में कर दी। उन लोगों ने सुलह तो कर ली है, लेकिन फिर भी चीनी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो अभी ये बात कर रहे होते हैं कि आकिस खैमे के अंदर दाखिल हो जाती है और चौलपान उसे देखकर गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम मेरे खैमे में ऐसे दाखिल नहीं हो सकती जबकि तुमने इजाज़त भी नहीं ली। आकिस उसे कहती है कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मुझे आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है। चौलपान उसे कहती है कि तुम बाहर चलो, मैं आती हूँ।
चोलपान उस खातून से कहती है कि इस नक्शे को फौरन यहाँ से हटा दो। वो चोलपान से पूछती है कि जब मैं बाहर जाऊंगी तो ये मुझसे ज़रूर पूछेगी कि हम क्या बात कर रहे थे, तो मैं क्या बताऊं। चोलपान उसे कहती है कि यहाँ जो भी बातचीत हुई है वो तुम्हारे और मेरे बीच एक राज है, वो तुम किसी को भी नहीं बताओगी। चोलपान खैमे से बाहर आती है और आकिस से पूछती है कि कहो, क्या कहना चाहती हो। आकिस उससे कहती है कि हम गोग से अपना बदला कब लेंगे। चोलपान मुस्कुरा के कहती है कि तुम आए दिन उनके काफिलों पर हमला करती हो, क्या तुम्हारे लिए ये काफी नहीं है। आकिस कहती है कि मैं इस बदले के बारे में बात नहीं कर रही, मैं अल्पागो खान से हकीकी तौर पर बदला लेने की बात कर रही हूँ। चोलपान उससे कहती है कि क्या तुम्हें योग की रिवायत याद नहीं है, क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने क्या कसम खाई थी कि जब तक गोग बाग के सामने अपने घुटने नहीं टेकेंगे तब तक मेरी रूह इस जिस्म से नहीं निकलेगी। तुम उनके लिए इसी तरह मुसीबत बनी रहो और उनसे इंतकाम कैसे लेना है ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर वो चोलपान को बताती है कि मैंने एक ख्वाब देखा था और ख्वाब में अपने बाबा को देखा था। मुझे ख्वाब सही से याद नहीं है, लेकिन मेरे बाबा ने मुझे कहा था कि तीर चलाओ, ये जहां पर गिरेगा वही तुम्हारा मुकद्दर होगा। चोलपान उससे पूछती है कि वो तीर कहाँ जाकर लगा। आकिज उससे बताती है कि वो उकाब को या फिर किसी ड्रैगन को लगा था। चोलपान उसे पूछती है कि वो देखने में कैसा था, मुझे वो बनाकर दिखाओ। वो अभी जमीन पर वो बनाने ही लगती है कि सिपाही सबको चौकन्ना कर देता है कि गोग आ रहे हैं। चोलपान आकिस से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि गोग सिपाही हमारे कबीले की तलाशी लेने आ रहे हैं। आकिस पहले मना करती है लेकिन फिर घोड़े पर सवार होकर वहां से फरार हो जाती है और एक वादी से होते हुए एक झील किनारे पहुंच जाती है जहां पर एक बच्चा वजू कर रहा होता है। वो उसके पास आती है और उसे देखकर बहुत हैरान होती है और उससे पूछती है कि तुम पानी के साथ क्या कर रहे थे। वो बच्चा उसे बताता है कि मैं वजू कर रहा हूँ। वो पूछती है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। वो उसे बताता है कि मैं मुसलमान हूँ। फिर वो उसे पूछती है कि ये कौन सी नस्ल है। वो हंसकर उसे कहता है कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि ये कोई नस्ल नहीं है बल्कि हक का रास्ता है। वो दोनों पानी से खेलने लग जाते हैं और एक दूसरे की तरफ पानी फेंकते हैं। आकिज उस बच्चे से पूछती है कि मुसलमान बच्चे, क्या तुम्हारा कोई भी नहीं है, तुम अकेले हो, अकेले ही चरवाही करते हो। वो उसे बताता है कि मेरी माँ बीमार है और मेरे बाबा भी जन्नत में चले गए हैं। आकिज उससे पूछती है कि जन्नत कहाँ है। वो बच्चा उसे बताता है कि मुसलमान जब मर जाते हैं तो वो जन्नत में चले जाते हैं। फिर आकिज उससे पूछती है उसी तरह जिस तरह हम उड़ जाते हैं, क्योंकि मेरे बाबा भी उड़ गए हैं। वो बच्चा उससे पूछता है कि ये तलवार तुम्हें तुम्हारे बाबा ने दी थी। आकिज उससे बताती है कि ये लकड़ी की तलवार मेरे बाबा की है। इतने में गोग सिपाही वहां पहुंच जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि खुद को दो सर वाले भेड़िए का पंजा कहलाने वाली लुटेरन को क्या उन लोगों ने देखा है। तो आकिस नाम में सर हिला देती है। फिर वो उस बच्चे से पूछते हैं क्या तुमने उसे देखा है, तुम्हें पता है कि उसके सर पर इनाम रखा गया है और बहुत सारा सोना मिलेगा, क्या तुमने देखा है कि वो कहाँ गई। वो बच्चा उन सिपाहियों से कहता है कि वो लुटेरन नहीं है बल्कि वो कैदियों को रिहा करवाती है और फकीरों की मदद करती है। अगर मैंने उसे देखा भी होता तब भी तुम लोगों को ना बताता। ये सुनकर गोग सिपाही उस बच्चे की तरफ बढ़ता है। आकिज उस सिपाही को रोकते हुए कहती है कि ये तो बच्चा है, इसने ये सब बातें दूसरों से सुनी हैं और इसीलिए इसे लगता है कि वो लुटेरन बहुत बहादुर है। हमने यहाँ से किसी को भी जाते हुए नहीं देखा। आप लोग अपना काम करें और उसे ढूंढें। लोग सिपाही वहां से रवाना हो जाते हैं और वो बच्चा आकिज से कहता है कि खुद को दो सर वाले भेड़िए का पंजा कहलाने वाली कोई लुटेरन नहीं है बल्कि वो इस सरजमीन की सबसे बहादुर जांबाज है। और आकिज मुस्कुराकर उससे पूछती है क्या वाकई ऐसा ही है। और फिर आकिज अपना मास्क लगाकर उसके सामने आ जाती है। वो बच्चा हैरान होकर उसे देखता है और खुश होकर पूछता है कि क्या तुम ही दो सर वाले भेड़िए का पंजा हो। आकिज उसे कहती है कि हाँ, मैं ही हूँ, लेकिन ये बात अब तुम्हारे और मेरे बीच एक राज है। वो बच्चा कहता है कि ये हमेशा तुम्हारे और मेरे बीच एक राज ही रहेगा। आकिज उस बच्चे से कहती है कि तुम यहीं पर रुको और फिर वो दुआ करती है
कि आसमान के मालिक मुझे ताकत दे और मेरी मदद कर, और जंगल में उन सिपाहियों के पीछे रवाना हो जाती है। वो बच्चा आकिस से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अल्लाह से दुआ करूंगा, और फिर उस बच्चे को नमाज पढ़ते हुए दिखाया जाता है। आकिस जंगल में वहां तक पहुंच जाती है जहां वो सिपाही मौजूद होते हैं, और उनसे कहती है कि मैंने सुना है कि तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो। वो सिपाही चौकन्ना हो जाते हैं और अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। फिर उनमें से एक सिपाही उसे कहता है कि जरा अपना नकाब उठाकर दिखाओ कि तुम कौन हो। तो आकिस अपना नकाब उठा देती है और वो उसे पहचान लेता है और अपने सिपाहियों से कहता है कि इस पर हमला करो। वो जैसे ही ये कहता है, आकिस उसकी पेशानी का निशाना लेती है और तीर से उस पर वार करती है, और वो वहीं हलाक हो जाता है। इतने में दूसरा सिपाही उसकी तरफ बढ़ता है तो वो उसे भी हलाक कर देती है। देखते ही देखते वहां जितने सिपाही मौजूद होते हैं वो उन सबका कला कमा कर देती है। आकिस चूंकि तीरंदाजी में बहुत महारत रखती है, वो देखती है कि सामने से दो और सिपाही घोड़े पर सवार उसकी तरफ आ रहे हैं, और वो उन दोनों का इकट्ठा निशाना लेती है और दो तीर चलाती है और उन दोनों को भी हलाक कर देती है। उसके बाद एक और सिपाही आ रहा होता है और आकिस अपना चेहरा उसी मास्क से दोबारा छुपा लेती है, और जिस तरह ही वो उसके करीब पहुंचता है वो रस्सी की मदद से उसे नीचे गिरा देती है, और फिर उसे कहती है कि जाओ, उड़ते हुए पहुंचो अल्पागो खान के पास और उसे ये पैगाम पहुंचा दो। फिर गोग महल का मंजर दिखाया जाता है और वो सिपाही उस दिन का सारा किस्सा अल्पागो खान को बताता है, और अल्पागो ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है। दरबार में उस वक्त अल्पागो के साथ उसके बेटे भी मौजूद होते हैं। बातुआ भी वहीं पर मौजूद होता है। अल्पागो सिपाही से पूछता है कि क्या एक लुटेरी ने कागन के सिपाहियों को हरा दिया है? क्या खुद को दो सर वाले भेड़िए का पंजा कहलाने वाली लड़की ने मेरी फौज को हरा दिया है? वो लड़की हमारे काफिलों को लूटती है और हमारे कैदियों को रिहा करा देती है। ये कैसे सिपाही हैं मेरे जो अभी तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके? फिर अल्पागो सबकी तरफ देखता है और अपने बेटे तैमूर से कहता है कि अब तुम उस लड़की को पकड़ के लाओगे और महल की दीवार पर लटकाओगे। तैमूर जवाब में उसे कहता है कि जो हुक्म आपका मेरे सरदार। ये बात उसके भाई काया और उसकी बीवी को नागुजीर गुजरती है। अल्पागो दो सिपाहियों को हुक्म देता है कि ये सिपाही जो पैगाम लेकर आया है इसको जेल में डाल दो, और वो दोनों सिपाही उस सिपाही को लेकर दरबार से बाहर निकल जाते हैं। फिर रात का मंजर दिखाया जाता है जहां आकिस अपने घोड़े को जंगल में एक दरख्त के साथ बांध देती है और खुद दरख्त के बहुत ऊंचे तने पर जाकर बैठ जाती है, जहां से ना सिर्फ वो गोक महल को देख सकती है बल्कि उनकी तमाम नकलो हमल पर भी नजर रख सकती है। इतने में यासावो महल पहुंच जाता है और दरबार में हाजिर होता है। अल्पागो खान से कहता है कि उम्मीद है कि तुम कोई अच्छी खबर लेकर आए होगे। फिर अल्पागो से पूछता है कि बताओ क्या कहा मेरे भाई ने, क्या वो अपनी बेटी देगा? यासावो उसे बताता है कि आपके भाई बलामीर ने कहा है कि मैं तो ये उम्मीद करता था कि अल्पागो मेरी बेटी का हाथ अपने किसी हट्टे कट्टे सही सलामत बेटे के लिए मांगेगा, लेकिन उसने तो एक माजूर के लिए मेरी बेटी का हाथ मांगा है। काया की बीवी उसे कहती है कि क्या चाचा ये नहीं जानते कि जो दो बेटे सही सलामत हैं वो पहले से ही शादीशुदा हैं? यासावो अल्पागो से कहता है कि आपके भाई ने कहा है कि अल्पागो खान ने मेरी बेटी को एक माजूर के लायक समझा है। अल्पागो खान कहता है कि मैंने जो भी फैसला किया है बिल्कुल ठीक किया है। अगर मेरे बेटे की अकल और जिस्म सलामत होते तो क्या मैं बलामीर की बेटी का हाथ मांगता? मैं मंगोल खान के पास जाता और उसकी लड़की का हाथ मांगता। फिर वो अल्पागो को बताता है कि आपके भाई ने कहा है कि फिर भी मैं अपने भाई का हुक्म नहीं टाल सकता क्योंकि वो एक सरदार है, इसलिए उसे जाकर मेरा पैगाम दे दे कि जिस तरह उन्होंने कहा है वैसे ही वो आकर लड़की का हाथ मांगे और अपने वादे को पूरा करे। अल्पागो ये सुनकर मुतमईन हो जाता है, जबकि बातुआ खामोशी से ये सब सुन रहा होता है। फिर अल्पागो हुक्म देता है तयानगुन को कि तोहफे तैयार करो और सुबह सफर के लिए निकल जाओ। दास्तान एपिसोड 1 पार्ट 1 का यही इख्तिताम होता है। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा और वो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए।